हाँ जी, नमस्कार सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने प्लेटफ़ॉर्म सफलता स्टडी स्कूल। और पुनः आपके साथ में जुड़ चुके हैं एक अच्छी सिस्टम के साथ में, एक अच्छे रुझान के साथ में। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा अपने किस प्रकार अपने एनसीईआरटी को बेस बना के चल रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपका पुनः स्वागत करता हूँ अपने आईएएस और आरएस के लिए जो अपना प्लेटफ़ॉर्म बना है, उसी के ऊपर आपका मैं स्वागत करता हूँ। मैं सिंपल सी बात कहना चाहूँ, अपने को आईएएस और आरएस बनना है, उसके लिए कोई ना कोई चाहे इमारत खड़ी करते हैं, उसके नीचे कोई अच्छी नींव होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो वो नींव कहाँ से बनेगी? वो आपकी एनसीईआरटी से ही बनेगी। आईएएस और आरएस के अंदर प्री हुआ, चाहे मेंस हुआ या फिर इंटरव्यू तक आपके कंसेप्ट हुए, वो सभी के सभी आपके जितने सब्जेक्ट्स होते हैं, उन सभी के जो आपके कंसेप्ट्स होते हैं, वो आपके कहाँ से? एनसीईआरटी बुक से कवर होते हैं। तो अपने एनसीईआरटी को कैसे पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले आपको ये दिख रहा होगा थंबनेल, यानी कि मैं दीपक प्रजापति, एमए बीएड नेट ज्योग्राफी एक्सपीरियंस 5 ईयर, आईएएस और आरएस की तैयारी एमसीक्यू फॉर्मेट में करने वाले हैं। एनसीईआरटी और पीवाई के जो संपूर्ण विश्लेषण है, उसके ऊपर आधारित रहने वाली है। ज्योग्राफी स्पेशलिस्ट क्लास है, कक्षा 6, और इसमें जो सबसे पहला चैप्टर आपका सौरमंडल की पृथ्वी अध्याय फर्स्ट, उसके करने वाले। कैसे करने वाले हैं? 2 मिनट समझो सिर्फ मेरे साथ में। आपने क्या करने वाले हैं? देखो, अपने किस ढंग से इसको कवर अप करने वाले हैं, सुनो ध्यान से। मैं कैसे बताने वाला हूं आपको। देखो, सपोज करो क्लास अपने पास में कौन सी है? क्लास अपने पास में है 6। क्लास अपने पास में 6 है, ठीक है। क्लास 6 में सपोज करो कितने टॉपिक है? चैप्टर, अगर मैं बात करता हूं, चैप्टर आपके पास में कितना है? चैप्टर 1 भी है, चैप्टर 2 भी है, चैप्टर 3 भी आपके पास में है, चैप्टर 4 भी आपके पास में है। ऐसे बहुत सारे चैप्टर आपके पास में है, ठीक है। फिर क्या करेंगे? अपने अपने क्या करेंगे? जो आपका चैप्टर फर्स्ट है ना, जो आपका चैप्टर फर्स्ट है, इसके अंदर जो आपका चैप्टर फर्स्ट है, इसके अंदर इस पूरे चैप्टर में से कितने एमसीक्यू निकल जाएंगे? पूरे चैप्टर में से कितने एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन निकल जाएंगे? इस पूरे चैप्टर के एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। फिर इस चैप्टर के एमसीक्यू अपने कवर करने वाले हैं। फिर अपने इस चैप्टर के कवर करने वाले हैं, और फिर अपने इस चैप्टर के कवर करने वाले हैं, ठीक है। ऐसे नहीं है भी आप बोलोगे सर जो लेसन के पीछे दिए होते हैं वो एमसीक्यू करेंगे, वो एमसीक्यू नहीं करने वाले। पूरे चैप्टर की थ्योरी पढ़ने से जितने एमसीक्यू बन सकते हैं, जो आपके आईएएस और आरएस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एमसीक्यू अपने यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे सर एमसीक्यू कैसे करेंगे? तो देखो, रोजाना सिर्फ एक चैप्टर के अंदर 10 क्वेश्चन ही किया करेंगे। एक चैप्टर के 10 क्वेश्चन एक क्लास के अंदर, उसके बाद में और ज्यादा क्वेश्चन हुए तो 10 क्वेश्चन सेकंड क्लास में, उसके बाद में हुए तो 10 क्वेश्चन आपके थर्ड क्लास के अंदर। ऐसे अपने क्वेश्चन किया करेंगे। प्रत्येक क्लास के अंदर सिर्फ 10 ही क्वेश्चन किया करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे इनको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया करूंगा, यानी कि इनकी व्याख्या भी किया करूंगा। एक्सप्लेन करना यानी कि इनकी व्याख्या भी आपकी मैं किया करूंगा। तो कहने का मतलब, ऐसे अपने 6 क्लास हुआ, ऐसे ही क्लास अपनी कौन सी चलने वाली है? 7th चलने वाली है। ऐसे ही क्लास अपनी 8th चलने वाली है, और ऐसे ही क्लास अपनी 9 नंबर की चलने वाली है। यानी कि इस क्लास की जो जियो बुक है ना, जो जियो बुक अपने को दिया हुआ है, जो जियोग्राफी की बुक अपने को दिया हुआ है, जियोग्राफी, इस जियोग्राफी के जितने भी जो बुक्स है, जो कहां से लेकर, जो आपकी 6 से लेकर 12 तक जियो की बुक है, उसमें जितने एमसीक्यू बनते हैं चैप्टर वाइज, उसको ऐसे कवर करने वाले हैं। आप बोलोगे सर और क्या चाहिए हमें? आप बोलो सर कितने अधिकतम कितने क्वेश्चन? अरे कई कई तो ऐसे टॉपिक है जिसमें 100 क्वेश्चन एमसीक्यू बनेंगे, तो अपने 100 करेंगे। कईयों में 20-30 बनते तो 20-30 करेंगे, कईयों में 40 बनते तो 40 एमसीक्यू करेंगे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये आपकी बाईलैंग्वेज होने वाला है, बाईलैंग्वेज क्लास होने वाली है, ठीक है। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये अपनी क्लास का जो टाइम रहेगा वो आपका 30 मिनट से ज्यादा नहीं रहने वाला, यानी कि आपको जो 10 क्वेश्चन है बहुत अच्छे से आपको 30 मिनट के अंदर समझ में आ जाए। इससे ज्यादा बड़ी क्लास हम आपकी नहीं रखे कि आप आराम से हंसते हंसते 10 क्वेश्चनों को देख पाओ, सिर्फ इतना सा अपने क्लास रखने वाले।
वाले हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आया होगा। क्लास 6 को उठाएंगे, चैप्टर 1 को उठाएंगे, एमसीक्यू फॉर्मेट में करेंगे प्रत्येक, ये सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास और या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर इस चैप्टर पे आ जाएंगे, फिर इस चैप्टर पे आ जाएंगे और ऐसे करते करते अपने पूरी 12 तक 6 से लेकर 12 तक की जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी है उसको कवर अप कर लेंगे। बात क्लियर है? देखो यहां इतना ज्यादा कवर कर लिया ना, सपोज करो आप क्या सपोज करो, मैं आपको एक बात बताऊं, आप सपोज करो मैंने आपको 6 क्लास में 7 चैप्टर है, ठीक है, 7 चैप्टर 6 क्लास के अंदर, क्लास 6 है और इसमें 7 चैप्टर है। एक चैप्टर के मैंने एवरेज मान के चलो, एक चैप्टर के मैंने कितने करवाए, एक चैप्टर के मैंने 40 क्वेश्चन करवाए, तो एक चैप्टर के 40 मैंने करवाए तो 40 एक चैप्टर के हुए। अगर ये 7 चैप्टर है इंटू 40, ये 200 कितने 280 क्वेश्चन एनसीईआरटी 280। जैसे जैसे अपने किस में जाएंगे, 7th क्लास में जाएंगे तो लगभग ये 300 होते जाएंगे, 300, उसके 8th के अंदर ये लगभग 400 होते जाएंगे, उसके बाद 9th के अंदर ये लगभग मान के चलो 600 700 के आसपास क्वेश्चन होते जाएंगे। सपोज करो एवरेज मान के अगर मैं चलूं तो ये आपकी एवरेज मान के चलो आप 500 क्वेश्चन एवरेज है, 7 क्लासों की है, यानी कि 7 5 35 3500 एमसीक्यू क्वेश्चन अपने जो एनसीईआरटी बुक है वहां से करने वाले हैं। 3500 एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, जो एनसीईआरटी का निचोड़ जिसे कह सकते हैं, वो सारा अपने यहीं से कवर अप कर लेंगे। ठीक है, हाँ, आवाज तो एकदम परफेक्ट आ रही होगी, आवाज में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर एकदम परफेक्ट है तो मैं आगे कंटिन्यू क्लास को अभी स्टार्ट करता हूं। ठीक है, वापस चलता हूं। ये अपना आईएएस और आरएस का जो स्पेशलिस्ट है, यानी कि इसमें कक्षा 7 को शुरू किया है, सौर मंडल में पृथ्वी, इसका चैप्टर फर्स्ट है, जो अध्याय फर्स्ट है, इसके 10 एमसीक्यू अपने कवर करने वाले हैं। एमसीक्यू देखो, आईएएस और आरएस की तैयारी एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेगी, जिसमें एनसीईआरटी और पीवाईक्यू के जो यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनका भी साथ में निचोड़ रहने वाला है। ठीक है, करें शुरू, बिल्कुल। श्री गणेश करते हैं, गणपति बप्पा का नाम लेके श्री गणेश करते हैं क्लास को। ये रहा अपना सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके इस चैप्टर से निकाला गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये बाईलैंग्वेज क्लास होने वाली है भाई, बाईलैंग्वेज, बहुत अच्छी बात है सर। ये कौन सी क्लास है? बाईलैंग्वेज क्लास होने वाली है। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक उपग्रह है? कौन सा प्राकृतिक उपग्रह है? आपको मैं 3 डेफिनेशन बता दूं। एक ग्रह होता है, एक उपग्रह होता है, एक आपका तारा होता है। एक आपका ग्रह होता है, एक उपग्रह होता है, एक आपका तारा होता है। देखो आपको मैं बताऊं तारा क्या होता है। तारा, देखो जिसका स्वयं का प्रकाश हो, जिसका स्वयं का प्रकाश हो, ठीक है, यानी कि खुद के प्रकाश से चमके और साथ में स्थिर हो, एक जगह पे क्या हो, स्थिर हो, चले नहीं, स्थिर हो, वो क्या होता है? तारा होता है। तो सूरज भी हमारा एक प्रकार का क्या है? तो सूरज में हमारा एक प्रकार का तारा है, तो एग्जांपल लिख सकता हूं सूर्य। ठीक है, उसके बाद उपग्रह, ग्रह क्या होते हैं? ग्रह बता दूं, देखो जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जो पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें ग्रह, जैसे पृथ्वी हो गया, ठीक है, उसके बाद में उपग्रह, इसमें वह पिंड जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जो आपके ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहा जाता है। और उसके बाद में जो आपके तारे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे ग्रह कहा जाता है। ये कॉमन सी बात यहां से आपको पता होना चाहिए। प्राकृतिक उपग्रह यानी कि जो नेचुरल रूप से जब विस्फोट हुआ था, उस ब्रह्मांड विस्फोट के द्वारा जो नेचुरल रूप से जो ग्रह बने थे उसके ऊपर इसको कहा गया है। तो पूछा गया प्राकृतिक उपग्रह इसमें से कौन सा है, तो आपको IRASS, एजुसेट,
चंद्रमा इनसेट फर्स्ट। ये देखो, ये हुआ चाहे ये हुआ चाहे ये हुआ, ये आर्टिफिशियल है, इनको बाद में सैटेलाइट्स को बनाया गया है। लेकिन जो प्राकृतिक है ना प्यारे बच्चों, वो तो चंद्रमा है। प्राकृतिक उपग्रह जो बना हुआ है वो आपका चंद्रमा बना हुआ है। एक का गया आपका राइट आंसर होने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल सैटेलाइट्स, कौन सा है, तो चंद्रमा देखने को मिलता है। सेकंड क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स, यानी कि जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। टोटल जो अपने पास में ग्रह होते हैं ना, टोटल ग्रह अपने पास में 8 है। टोटल ग्रह 8 कौन से है, सुनना। एक आपका बुध, शुक्र, मंगल, सॉरी पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, ये आपके ग्रह होते हैं। ये जो आपके मैं कहूं ये जो ग्रह होते हैं ना 4, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन्हें आंतरिक ग्रह कहा जाता है। इन्हें आपका आंतरिक ग्रह कहा जाता है। ये जो ग्रह होते हैं इन्हें आपका बाह्य ग्रह कहा जाता है। इन्हें आपके बाह्य ग्रह कहा जाते हैं। ये जो होती है आंतरिक ग्रह 4 होते हैं, ये आपके कठोर होते हैं, ये आपके कठोर होते हैं, और ये आपके गैसीय ग्रह होते हैं। ये आपके गैसों से बने हुए ग्रह होते हैं, और ये आपके लैंड एरिया होता है। ये जो मंगल और बृहस्पति के मध्य होता है ना, ये मंगल और बृहस्पति के मध्य यहाँ पे जो पाए जाते हैं उन्हें आपके क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। उन्हें आपके क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। तो ये जो क्षुद्र ग्रह की कक्षाएं होती है वो कहां पे, मंगल और बृहस्पति के मध्य होती है। और सबसे बड़ा ग्रह जो होता है ना, सबसे बड़ा, वो आपका बृहस्पति ही होता है। मंगल जो ग्रह होता है इसे लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल को आपका लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, ये बात आपको यहां से क्लियर होनी चाहिए। एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ द, कौन सा ये होगा आपका, ये कौन सा होगा आपका, मार्स एंड जुपिटर। मार्स एंड जुपिटर यानी कि डी इसका राइट आंसर होने वाला है। ये डी यहां से बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी पृथ्वी का सबसे निकटतम आकाशीय पिंड कौन सा है। पृथ्वी का सबसे निकट का जो पिंड है आकाशीय पिंड, वो कौन सा पड़ता है, तो आपको मैं बताना चाहूंगा। पृथ्वी का सबसे निकट, देखो पृथ्वी अपने आप में है तो इसका आंसर पृथ्वी तो नहीं होगा। आकाशगंगा, ये तारे जो होते हैं ना, आपको बताऊं ये तारे बहुत ज्यादा दूर है, तारे बिल्कुल पास में नहीं है, बहुत दूर तारे पड़ते हैं। ग्रह तो खुद ही अपने पृथ्वी ग्रह, शुक्र ग्रह, बुध ग्रह, लेकिन पृथ्वी के जो सबसे नजदीक का चीज है ना, पृथ्वी के सबसे नजदीक, उसे आपके चंद्रमा कहा जाता है। पृथ्वी के सबसे नजदीक का कोई है आकाशीय पिंड है तो आपके चंद्रमा पड़ता है 3,81,400 किलोमीटर। 3,81,400 किलोमीटर की दूरी पर आपका चंद्रमा पड़ता है। ठीक है, हमारी पृथ्वी के सबसे निकटतम, और ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी का एक क्या है, पृथ्वी का एक प्रकार का उपग्रह भी है। पृथ्वी का एक प्रकार का क्या भी है, उपग्रह भी देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर आपका चंद्रमा होने वाला है। हमारी पृथ्वी का सबसे निकटतम आकाशीय पिंड कौन सा, तो आपका यहां से चंद्रमा इज द राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, इज द नियरेस्ट कैलेस्ट्रियल बॉडी ऑफ द, अपने अर्थ के पास में कौन सा पड़ता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है, मेरे को नहीं लग रहा कोई डाउट होगा आपका। तो इसका आपका मून सबसे, आकाशगंगा गैलेक्सी जो होती है वो तारे बहुत ज्यादा दूर है अपने से, इसलिए इसका राइट आंसर नहीं होगा। प्लेनेट होते हैं, ये पृथ्वी अपने आप में खुद एक प्लेनेट्स है, और अगर मैं पृथ्वी की बात करता हूं तो पृथ्वी भी इसका आंसर नहीं होने वाला। सबसे नजदीक अपने पास में वो चंद्रमा ही पड़ता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा घोरा कौन सा है, यानी कि विच ऑफ द लार्जेस्ट प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का मतलब जो सूरज के चारों ओर जितना भी सूरज अपनी ग्रेविटी के अंदर जिन ग्रहों को, उपग्रहों को बांधे हुए हैं, उसे पूरे को सोलर सिस्टम कहा जाता है। उस पूरे को ही आपके सोलर सिस्टम कहा जाता है। सोलर सिस्टम के अंदर 8 प्रकार के ग्रह है। 8 जैसे बुध हो गया, बुध के बाद में शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण पड़ता है। इन 8 में से जो होते हैं, इन 8 के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहा जाता है, उन्हें सैटेलाइट कहा जाता है। ये नेचुरल भी होती है और इसे आर्टिफिशियल भी बनाया जा सकता है, कृत्रिम रूप से भी इसे बनाया जा सकता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन आपका ये था भी जो 8 ग्रह है उनमें से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। 8 ग्रहों में जो सबसे बड़ा ग्रह पड़ता है ना प्यारे बच्चों, उस सबसे बड़े ग्रह को क्या कहा जाता है, उसे बृहस्पति ग्रह कहा जाता है। लेकिन एक प्रकार का गैसीय ग्रह, एक प्रकार का कैसा ग्रह, ये गैसीय ग्रह देखने को मिलता है। एक प्रकार का गैसीय ग्रह देखने को मिलता है। पृथ्वी जो होती है इसे नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को
आपका नीला ग्रह कहा जाता है, शुक्र को आपका भोर का तारा कहा जाता है, शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है। ठीक है, ये बात आपका कन्फर्म होना चाहिए। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा, तो बृहस्पति यानी कि जुपिटर है यहाँ पे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। और सबसे छोटा ग्रह पूछ ले तो वो आपका बुध होता है, सबसे छोटा ग्रह पूछ ले तो वो आपका बुध यहाँ से राइट आंसर होता है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? हवा का रंग नीला होता है, भूमि का रंग नीला होता है, नीले रंग की इमारत होती है, 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। ये पूछा गया जो आपकी पृथ्वी है इसे नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। सपोज करो ये आपकी पृथ्वी है, इस पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि बता दूं इसके ऊपर स्थल भी है और इसके ऊपर आपका जल भी है। लेकिन पूरी पृथ्वी का आइडिया से बताऊं लगभग 70% आपका जल है, 71 और 29 आपका क्या है, आपका स्थल है। तो ज्यादा आपका पानी है, ज्यादा पानी होने के कारण यानी कि पानी के कारण पानी का रंग नीला होता है। तो पानी ज्यादा होने के कारण आपको जो दूर से देखने पे जिसका ज्यादा जो जिसके ऊपर होगा वो दूर से देखने पे अपने को वैसा ही दिखाई देगा। अगर ये स्थल मंडल ज्यादा होता तो दूर से देखने पे स्थल मंडल जैसा ही रंग दिखाई देता। अभी नीला ज्यादा है तो दूर से देखने पे पृथ्वी जो होती है वो आपको नीली ही दिखाई देती है। कैसी? नीली ही दिखाई देती है, यानी कि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। नीली इमारत नहीं होता, भूमि का रंग नीला नहीं होता, हवा का रंग नीला नहीं होता, बल्कि 2/3 जो सतह होती है वो आपकी पानी से ढकी हुई है, जिसके कारण ये अपने को कैसी दिखती है, जिसके कारण ये अपने को कैसी नीली दिखती है। तो इसका जो 5 का होगा डी आपका राइट आंसर। व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट? तो कैसा 2/3 ऑफ द सरफेस इज द कवर्ड विद वाटर। तो इसका राइट आंसर आपका यही होने वाला है। ठीक है, हाँ चलो फिर मैं आगे, चलो भी सर आगे चलो, भी आगे चलो, एकदम सर आगे चलो, एकदम परफेक्ट समझ में आ रहा है सर, आप तो बस आगे चलो। तारे गति करते हुए प्रतीत होते हैं, तारे अपने को लगते हैं गति कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन मैंने तारे के एग्जाम्पल बताई। तारा क्या होता है? तारा वह होता है जो आपका स्थिर होता है। तारा क्या होता है? जो आपका स्थिर होता है, जिसका स्वयं का प्रकाश होता है, जिसका स्वयं का प्रकाश होता है, वो क्या होता है? तारा होता है। स्थिर होता है यानी कि वो गति नहीं करता, लेकिन क्या होता है? ये प्रतीत होता है। क्या प्रतीत होता है? गति करता हुआ प्रतीत होता है भी, ये गति कर रहा है। ठीक है, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा ये तारा गति थोड़ी ना कर रहा है, ये तारा थोड़ी ना है, ये तो जो गति कर रही है ना, ये पृथ्वी गति कर रही है। गति कौन कर रही है? तो गति कर रही है आपकी पृथ्वी। पृथ्वी जब पूरब से पश्चिम घूमती है, पृथ्वी जब पूरब से पश्चिम घूमती है, सपोज करो ये जो अपने सपोज करो ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी का सरफेस है, ये आपका कौन सा हो गया? अगर ये हो गया आपका ईस्ट, सॉरी ये आपका हो गया पश्चिम वेस्ट, और ये आपका पूर्व ईस्ट हो गया, ये आपका पश्चिम वेस्ट हो गया और वो पूर्व हो गया। पृथ्वी पूरब से पश्चिम घूमती है। पृथ्वी कैसे घूमती है? पूरब से पश्चिम घूमती है। पूरब से पश्चिम घूमेगी तो जो तारे होते हैं वो इधर घूमेंगे तो तारे इधर जाते हुए दिखाई देंगे। पृथ्वी जब पूरब से पश्चिम घूमती है, ऐसे घूम रही है, तो कोई चीज आपको अगर सपोज करो ऐसे यहाँ पे तारा खड़ा हुआ है, ये यहाँ पे तारा खड़ा हुआ है, यहाँ पे अगर पृथ्वी ऐसे घूमेगी, अगर पृथ्वी ये तारा है, ये आपको रेड रेड दिख रहा होगा, यहाँ पे व्हाइट है, ये तारा है, अगर पृथ्वी ऐसे घूमेगी तो ये आपको इधर जाता हुआ दिखाई देगा। अगर पृथ्वी पूरब से पश्चिम घूमती है तो तारा आपको पश्चिम से पूरब जाता हुआ दिखाई देगा। तो तारे गति करते हुए प्रतीत होते हैं पश्चिम से पूरब। 6 का 1 आपका राइट आंसर होने वाला है। द स्टार अपेयर टू मूव, तो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इज द राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर गति से घूमते हैं, आयताकार पथ में, सीधा रास्ता, अंडाकार पथ में, वृत्ताकार पथ में। देखो आपको पता होगा जो सूर्य मंडल है, जो आपका सौर मंडल है, कौन सा मंडल? सौर मंडल है। ये सपोज करो सूरज है, सूरज के चारों ओर जो भी चक्कर लगाते हैं उन्हें आपके क्या कहा जाता है? उन्हें आपके क्या कहा जाता है? उन्हें ग्रह कहा जाता है। ये कह रहा है क्या ये आयताकार पथ में घूमते हैं, क्या वृत्ताकार में घूमते हैं, क्या अंडाकार में, कैसे घूमते हैं? तो आपको बता दूं ये जो भी ग्रह है ना वो इस प्रकार एक अंडाकार पथ के अंदर, एक अंडाकार पथ के अंदर इसके सूरज के चारों ओर क्या लगा रहे हैं? अंडाकार पथ के अंदर सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, न कि वृत्त के रूप में बल्कि एक अंडाकार रूप में यहाँ पे क्या लगाते हैं? अंडाकार रूप में यहाँ पे चक्कर लगाते हैं।
ये बात आपको यहाँ से कंफर्म होनी चाहिए। वो कैसे चक्कर लगाते हैं, तो अंडाकार पथ के रूप में वो चक्कर लगाते हैं। ठीक है, यहां तक बात कंफर्म हो गया। तो सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर कैसे घूमते हैं, तो वो कैसे घूमते हैं, आपका एपिटर्नल पथ के ऊपर घूमते हैं, अंडाकार पथ के ऊपर घूमते हैं। ये इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, आगे चलूं मैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे को नहीं लगता कोई किसी प्रकार की तकलीफ आपको इसमें देखनी पड़ेगी। तारों की एक विशाल प्रणाली को कहा जाता है, तारों की एक विशाल प्रणाली जो होती है, यानी कि जिसमें बहुत सारे तारे होते हैं, जिसमें आपके बहुत सारे तारे होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? इसमें आपके बहुत सारे क्या होते हैं, तारे होते हैं, जिसमें आपके बहुत सारे तारे होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे उसे क्या कहा जाता है? जो तारों का समूह होता है उसे आकाश गंगा कहा जाता है, उसे आकाश गंगा कहा जाता है। तारों के समूह को आकाश गंगा के नाम से जाना जाता है। तारों के एक विशाल प्रणाली को आकाश गंगा, ए है सिस्टम ऑफ स्टार इज कॉल्ड, तो आकाश गंगा इसे कहा जाता है। राइट आंसर इसका आकाश गंगा होने वाला है। तारों के एक समूह को आकाश गंगा गैलेक्सी कहा जाता है। ठीक है, चंद्रमा ये तो एक प्राकृतिक ग्रह है, ये तो पृथ्वी का प्राकृतिक क्या है, उपग्रह है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी एक नीला ग्रह है, ये एक नीला ग्रह है। ये एक तारों का समूह है, तारों का समूह है। ये क्या चीज है, तारों का समूह पड़ता है। वो ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों ओर क्या लगाते हैं, चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और कौन से पथ में लगाते हैं, तो आपको मैं बताना चाहूंगा, ये आपके अंडाकार पथ में लगाते हैं। ये आपके अंडाकार पथ में चक्कर लगाते हैं। यहां तक क्लियर होगा सभी को, यहां तक क्लियर होगा। मेरे को नहीं लगता यहां तक कोई किसी को तकलीफ होने वाली है। ठीक है, फिर मैं आगे चलता हूं। इसका राइट आंसर क्या होगा? तारों की एक विशाल प्रणाली को क्या कहा जाता है, तो आकाश गंगा कहा जाता है, यानी कि गैलेक्सी कहा जाता है। पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है? तारा, चंद्रमा, सूर्य। मैं आपको बता दूं तारा क्या होता है, जिसका स्वयं का प्रकाश हो, जिसका स्वयं का प्रकाश हो, और वो क्या भी हो, स्थिर भी हो, उसे तारा। एग्जाम्पल सूरज देखो, सूरज का खुद का प्रकाश है, सूरज खुद के प्रकाश से चमकता है, दूसरों को भी प्रकाश देता है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा क्या, तो अपने जो सबसे नजदीक का तारा पड़ता है ना, वो सूरज ही पड़ता है, बाकी ये कुछ नहीं होता। अगर मैं बात करूं तो चंद्रमा तो ये तो उपग्रह है, सूर्य ये ग्रह पड़ता है, लेकिन जो सबसे नजदीक का अपना जो स्टार पड़ता है ना, वो आपका सूरज ही पड़ता है, क्योंकि सूरज से नजदीक अपने पास में कोई भी तारा नहीं है। इस तारे का नाम सूरज है, तो अपने को सूरज लगता है, लेकिन सूरज एक प्रकार का तारा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन लगते हैं? जो पृथ्वी होती है, जो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, पृथ्वी जो अपनी होती है, सपोज करो ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है, सॉरी, हाँ, ये आपका सूरज है, मैं सूरज बना देता हूं, ये आपका सूरज है। ठीक है, ये जो सूरज के चारों ओर, सूरज के चारों ओर अगर मैं बात करूं आपके, कहा इस पथ पे बात करता हूं, आपका पथ बना देता हूं, एक पथ बना देता हूं, ये आपका पथ है। इस पथ पे जो पृथ्वी एक चक्कर पूरा करती है, इस पथ पे एक पृथ्वी एक चक्कर जो अपना पूरा करती है, एक चक्कर जो पूरा करती है, इसके अंदर इस डायरेक्शन में जब एक चक्कर वो पूरा करती है, तो उससे कितना टाइम लग जाता है? सूरज के चारों ओर पृथ्वी जब एक चक्कर पूरा करती है, तो उसे कितना टाइम लग जाता है? ये आपके पृथ्वी है, ये आपके सूरज है, उसके कितना टाइम लग जाता है? तो पृथ्वी को सूरज के चारों ओर चक्कर पूरा करने में ये एक अंडाकार पथ पे चक्कर लगाती है, ये एक अंडाकार पथ के ऊपर चक्कर लगाती है, अंडाकार पथ के ऊपर चक्कर लगाती है, और इसे चक्कर लगाने में पूरा 365 दिन, और एक दिन का 1/4 हिस्सा, यानी कि 365 दिन और 6 घंटे इसको लग जाते हैं। 365 दिन और 6 घंटे इसको लग जाते हैं, यानी कि
एक दिन का 1/4 पूछा गया। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 1/4 की बात करता हूं इनकी, यहाँ पे 6 घंटे आ जाते हैं, तो 365 दिन पूरे लगते हैं और 6 घंटे अलग से लगते हैं। तो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन लगते हैं, तो आपको बता दिया मैंने 365 दिन और 1/4। हाउ मेनी डेज डज द अर्थ टेक टू रिवॉल्व अराउंड द सन, तो 365 दिन और 1/4 लग जाते हैं। ये आपको यहां से पता होना चाहिए, ठीक है। यहां तक तो मेरे को नहीं लगता कोई किसी प्रकार को आपको तकलीफ होने वाली है। फिर एक बात और बता दूं, ये जो 1/6, आप तो बोलोगे सर 1/6 का कभी सीन देखा ही नहीं, यानी कि 1/4 का कभी हमने सीन देखा ही नहीं, यानी कि क्या नहीं देखा, कभी हमने 6 घंटों का दिन तो देखा ही नहीं, 6 घंटों में कैसे पूरा हो जाता है। तो आपको बता दूं 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे, जब 6 घंटे जुड़ेंगे तो 24 पूरे बन जाते हैं, 24 घंटे पूरे बन जाते हैं। और जब ये 24 घंटे पूरे बन गए तो फिर 365 की जगह एक साल में 366 दिन हो जाते हैं। और ऐसा कोई वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है, उसे लीप वर्ष कहा जाता है, उसे अधिवर्ष कहा जाता है, उसे अधिवर्ष कहा जाता है, उसे लीप वर्ष के नाम से जाना जाता है। और ये एक दिन कहां पे काउंट किया जाता है, ये एक दिन आपका फरवरी के मंथ में, नॉर्मल अगर फरवरी में बात करूं तो आपके 28 दिन होते हैं, नॉर्मल फरवरी में 28 दिन होते हैं, लेकिन लीप वर्ष से ये 29 दिन आ जाते हैं। इसीलिए फरवरी का जो 29 तारीख होती है वो आपके 4 सालों के बाद आती है। कब आती है? 4 सालों के बाद आती है। ये आपको यहां से कंफर्म पता होना चाहिए। पृथ्वी की सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन लगते हैं, तो 365 से 1/4 इसमें दिन लगते हैं। यहां तक आपके जो 10 क्वेश्चन थे, जो इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे सिस्टम के साथ में कंप्लीट हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं बताना चाहूं, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना है। भी सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं, सभी ग्रह जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो किस पथ पे लगाते हैं, गति से घूमते हैं। वो किस पथ की गति से घूमते हैं, तो वो अंडाकार पथ की गति से घूमते हैं। कैसे घूमते हैं? वो अंडाकार पथ की गति से घूमते हैं। बहुत अच्छे सिस्टम से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहना चाहूंगा 7 नंबर क्वेश्चन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के अपने जो आपके 10 क्वेश्चन थे, जो बहुत अच्छे सिस्टम के साथ में सौर मंडल में जो पृथ्वी था उसके 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप के और जितने बनेंगे वो सारे अपने नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।